Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this lecture, we will discuss about the मैक्सवेल रिलेशंस या मैक्सवेल इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. जनरली इनको रिलेशंस बोलते हैं. मैक्सवेल के संबंध. अब मैक्सवेल संबंध है मतलब ये चार इक्वेशन है कुल मिला के बाद, इसे चार समीकरण है. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में. ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. क्या है? मैक्सवेल मैक्सवेल संबंध. मैक्सवेल रिलेशन. इनको मैक्सवेल समीकरण भी बोल देते हैं, कभी कभी मैक्सवेल इक्वेशंस, बट ये संबंध है. वैसे इनको संबंध, जैसे इक्वेशंस क्या ईएमटी में भी आते हैं. मैक्सवेल के जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होते हैं उसमें भी मैक्सवेल के समीकरण आते हैं, वो तो उनको समीकरण बोल देते हैं, इनको रिलेशन बोलते हैं जनरली. क्या है सुनो, ये है क्या, इस चीज के बारे में ध्यान समझ ले. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, अब सुनना बात को. हमारे पास में तीन चार जैसे थर्मोडायनेमिक्स के जो पैरामीटर्स है या प्राचल बोल लो जिनको, या राशियां हैं, क्वांटिटीज है. जैसे एक तो हो गया जैसे प्रेशर हो गया, एक हो गया वॉल्यूम हो गया, एक हो गया टेम्परेचर हो गया. ठीक है, इन तीनों के बीच में संबंध बताना है कि प्रेशर का वॉल्यूम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर चेंज करूँ तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर चेंज करूँ तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम को चेंज करूँ तो प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इनके बीच में एक का इफेक्ट दूसरे पे कैसे जाएगा, अगर मुझे ये बताना हो तो इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने का एक इक्वेशन है, एक समीकरण है अपने पास में, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन. पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है अपने पास में. प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों टर्म है. सही है, सीधी सी बात है कि इन तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. गेम समझ आ रहा है. अब अपने पास में एक और फैक्टर है जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, एस. ठीक है, इसका इफेक्ट इस पे कैसे होगा, इसका इफेक्ट इस पे कैसे होगा, इसका इफेक्ट इस पे कैसे होगा. या फिर मैं ऐसे बोल लूं कि अगर प्रेशर चेंज कर दूं किसी सिस्टम की तो उसकी एंट्रोपी कितनी चेंज हो जाएगी, अगर मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं तो एंट्रोपी कितनी चेंज होगी, अगर टेम्परेचर चेंज करूं तो एंट्रोपी कितनी चेंज होगी. कुछ दिमाग में बैठा? मतलब ये रिलेशन बताने, इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए, इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अपने पास में, एक सेकेंड, इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए अपने पास में इक्वेशन है ये. लेकिन इन तीनों का इसके साथ में रिलेशन सेटअप करना है, तो इन तीनों का इसके साथ रिलेशन सेटअप करने के लिए जो इक्वेशंस बनाए वो बनाए मैक्सवेल साहब ने. और मैक्सवेल भाई साहब ने जो इक्वेशन बनाए चार, वो चार इक्वेशन को बोलते हैं मैक्सवेल संबंध, मैक्सवेल रिलेशंस. आ गई बात समझ में? मतलब इन चारों फैक्टर्स में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है कुल मिला के बात ऐसा है. तो P, V, T और S, इन चारों में जो इक्वेशन रिलेशन एस्टैब्लिश करती है, जो संबंध स्थापित करती है, उन संबंधों को मैक्सवेल संबंध बोलते हैं. आई सीधी सी बात समझ आई? क्लियर है? तो लिख लो, यहां पे लिखो, किसी निकाय के दाब, किसी निकाय के दाब, दाब के ब्रैकेट में लिखो P, किसी निकाय के दाब ब्रैकेट में लिखो P, आयतन ब्रैकेट में लिखो V, ताप ब्रैकेट में लिखो T. किसी निकाय के दाब, आयतन, ताप एवं एंट्रोपी, एंट्रोपी के ब्रैकेट में लिख लो S, एवं एंट्रोपी के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण, के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण के मध्य संबंध स्थापित करने वाले समीकरण मैक्सवेल द्वारा दिए गए हैं।
मैक्सवेल द्वारा दिए गए हैं। इन समीकरणों को मैक्सवेल संबंध कहते हैं। इन समीकरणों को मैक्सवेल संबंध कहते हैं। ये इन समीकरणों को मैक्सवेल संबंध कहते हैं। इंग्लिश में लिखो। Maxwell proposed four equations to establish the relation between pressure ब्रैकेट में लिखो P, वॉल्यूम ब्रैकेट में लिखो V, टेम्परेचर ब्रैकेट में लिखो T। मैक्सवेल proposed four equations to establish the relation between pressure, volume, temperature and entropy। एंट्रोपी के ब्रैकेट में लिखना S, and entropy। These equations are called Maxwell's relations या मैक्सवेल रिलेशंस। ठीक है, ये हो गया। अब ये बात समझ में आ गई कि मैक्सवेल और इन भाई साहब ने जो किया है वो क्या करता है, इनके बीच में रिलेशन सेटअप करता है। ये जो कहानी है इनकी है, इन चारों की। ठीक है, इन चारों के बीच में रिलेशन सेटअप करता है मैक्सवेल के समीकरण। इतनी बात समझ आती है। लेकिन इन चारों के बीच में जो रिलेशन सेटअप करता है वो तो इन्होंने जो डेरिवेशन किया, वो डेरिवेशन कुछ टर्म्स की सहायता से कैलकुलेट किया इन्होंने। मतलब अलग राशियों की हेल्प तो लेनी पड़ेगी। तो वो जो चारों इक्वेशन बनाए इनमें सेटअप करने के लिए रिलेशन, उसके लिए इन्होंने मदद ली चार राशियों की। चार क्वांटिटीज है वो, और वो क्या है, वो है एक तो इंटरनल एनर्जी U जिसको बोलते हैं, एक है एंथैल्पी जिसको H बोलते हैं, जिसको H से लिखते हैं, बोलते क्या है, एक है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक है गिब्स एनर्जी। मतलब ये चारों कैसी है, एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी भी एनर्जी है, F भी हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स एनर्जी, ये चारों क्या है, ऊर्जाएं हैं। तो इनकी हेल्प से चार इक्वेशन बनाए गए। पहली की हेल्प से एक इक्वेशन, फिर दूसरी की हेल्प से, फिर तीसरी की हेल्प से, फिर चौथा। तो इसकी हेल्प, एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे, एक इक्वेशन इससे, इन चारों की हेल्प से चार इक्वेशन बनाते हैं। ये जो चारों हैं ये क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को पोटेंशियल के टर्म्स में भी बात करते हैं। तो इन चारों को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ऊष्मागतिक विभव, ऊष्मागतिक विभव बोलते हैं इनको, ऊष्मागतिक विभव। विभव मतलब पोटेंशियल, मतलब एनर्जी का सेंस दे रहे हैं, ऊर्जा के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चार है इनको बोलते हैं ऊष्मागतिक विभव, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। और इन चारों की हेल्प से हम लोग चार इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, अभी कुछ लिखना नहीं, पहले सुन लो। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है U प्लस PV। F का जो फॉर्मूला होता है F का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ये क्या होता है, U माइनस TS, और G का होता है H माइनस TS। ठीक है, ये चारों इसके फॉर्मूले है। क्लियर है बात। मैं इनका डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि आपके बीएससी के अंदर इनका डेरिवेशन आता है। लेकिन मैं इनको याद रखने के लॉजिक और ट्रिक बता दूंगा, तो आप ऐसे मतलब इजीली क्विकली याद कर सकते हो इनको। ठीक है, लेकिन पहले हम इसके डेरिवेशन करेंगे। आई बात समझ। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो जो मैक्सवेल संबंध है इन चारों की सहायता से निकालते हैं ना। ये चार कैसे ऊर्जाएं हैं चार, मतलब इनको ऊष्मागतिक विभव बोलते हैं, एनर्जी है एक तरीके से, लेकिन इनको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है,
तो लिखो, अब जो पहले लिखा था उसके नीचे वाले पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इन मैक्सवेल संबंधों को चार ऊष्मागतिक विभव U, H, F, G की सहायता से UHFG की सहायता से ज्ञात किया जाता है। These four equations are derived with the help of four thermodynamic potentials U, H, F and G. With the help of four thermodynamic potentials U, H, F and G. ठीक है, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, ये आपको याद होना चाहिए, इनके फॉर्मूले जो है ये याद होने चाहिए, समझ गए? चार तो ये फॉर्मूले, एक ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, एक सेकेंड लॉ का इक्वेशन, वो है ना। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस चीज को समझना। मैंने आपको एक पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन अवस्था फलन के बारे में कुछ बताया होगा। अवस्था फलन स्टार्टिंग में पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। वहां पर हमने एक ये बात पढ़ी थी कि जो अवस्था फलन होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं, वो यथार्थ अवकलनीयता को फॉलो करते हैं। अब यथार्थ अवकलनीयता या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ, अभी पहले भी बताया मैंने, पर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। वहां पे हमने ये बोला था कि ये पता चल गया कि जो ऊष्मागतिक विभव है, मतलब ये चारों राशियां, ये कैसी एग्जैक्ट, ये पॉइंट फंक्शन होते हैं, ये बिंदु फलन होते हैं, अवस्था फलन है। ये पथ पर डिपेंड नहीं करते, पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये चारों कैसे हैं? पॉइंट फंक्शन है। पहली चीज तो ये। तो यहां पर एक और लाइन लिख लो, ऊष्मागतिक विभव अवस्था फलन होते हैं। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स आर पॉइंट फंक्शन। ऊष्मागतिक विभव अवस्था फलन होते हैं, इसलिए ये यथार्थ अवकलनीयता का पालन करते हैं। Therefore these follow exact differentiability. ठीक है। अब देखो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करने का क्या मतलब है? कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन अगर पाथ फंक्शन नहीं है, वो पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है, मतलब अवस्था फलन है, इसको बिंदु फलन भी बोलते हैं। अगर कोई अवस्था फलन है तो उसके लिए क्या फॉलो होता है समझना। जैसे मान लो कि f जो है कैसा है? पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन है, ये अवस्था फलन है। और मान लो कि जैसे f है वो फंक्शन है f जो x और y का दो वेरिएबल्स का फंक्शन है मान लो। तो x और y में अगर परिवर्तन होता है, x और y में चेंज होता है, तो f में भी चेंज होगा। जाहिर सी बात है कि इन दोनों में चेंज होगा तो f में चेंज होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के रूल को जो अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो अगर x और y में चेंज होता है तो f में कितना चेंज होगा उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि f में जो चेंज होगा वो df के बराबर होगा। और जो df आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? f का पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानना इनटू dx प्लस फिर f का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानना इनटू dy। और हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो कैसा किया? पार्शियल,
आंशिक अवकलन किया है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक से ज्यादा होता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये फिक्स रूल है बचपन से जो हमने सीखा है। ये क्लियर है? अब एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होने का क्या मीनिंग है, इस बात को आप समझना। एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है, इस चीज को समझना आप। देखो एक चीज तो डी एफ जो है, डी एफ, मैं इसको एक को छोड़ दूसरा टर्म लिख देता हूँ इसको, मतलब ये बड़ा सा लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एम, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो एम एक्स लिख देता हूँ इसको, और ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको लिख देता हूँ मैं एन वाई लिख देता हूँ। जनरली ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है इनका। एम एक्स लिख दिया इसको, और ये एन वाई है, और ये हो गया डी वाई। तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब अगर कोई अवस्था फलन होता है, कोई भी फंक्शन अगर अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है, तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करता है, यथार्थ अवकलनीयता को फॉलो करता है। और यथार्थ अवकलनीयता को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि जी ये जो टर्म आया mx, इसका आप फिर से अवकलन करो, फिर से डिफरेंशिएशन करो। पहले x के रिस्पेक्ट में हो रखा है, अब y के रिस्पेक्ट में कर लो, अब y के रिस्पेक्ट में कर लो, अब y के रिस्पेक्ट में करो इसका डिफरेंशिएशन। एक सेकेंड, अब इसका डिफरेंशिएशन करो आप, y mx का डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में, और जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानना, और इधर से ये जो है ny, इसका डिफरेंशिएशन करो। पहले y के रिस्पेक्ट में हो रखा था ना ये, अब इसका x के रिस्पेक्ट में करो, और जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मानना। तो ये दोनों चीजें बराबर होती है अगर ये पॉइंट फंक्शन होता है तो दीज टू विल बी इक्वल। ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है, इसको बोलते हैं यथार्थ अवकलनीयता को फॉलो करेंगे। मैंने लिखवाया ना कि ये पॉइंट फंक्शन है तो यथार्थ अवकलनीयता को मानेंगे, ये यथार्थ अवकलनीयता को ये मानेंगे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपने ये जो कैलकुलेट किया mx और ny, ये mx और ny जो है, mx का इसका पहले x के रिस्पेक्ट में हो चुका, तो अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और यहाँ पर x को कांस्टेंट मानना है, यहाँ पर y को कांस्टेंट मानना है। तो ये दोनों चीजें जो आएगी ये बराबर बराबर आएगी, ये यथार्थ अवकलनीयता है। ये है यथार्थ अवकलनीयता, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी, ये है इसका मतलब। ये क्लियर है? ये फॉलो करेंगे कौन? वो u, f, g और h, वो जो चारों टर्म है वो भी पॉइंट फंक्शन ही है, वो भी अवस्था फलन है, तो वो भी इस तरीके के रूल को फॉलो करेंगे। अब इस तरीके के रूल को फॉलो करने का क्या मतलब है और कैसे हम लोग इसकी हेल्प से वो कैलकुलेट करके लाएंगे, अभी मैं बताता हूं। एक रिलेशन कैलकुलेट करना हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे। एक रिलेशन कैलकुलेट करना आ गया ना, बाकी के तीनों रिलेशन है ना आप एक झटके में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इनके ट्रिक्स भी मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले हम लोग पूरा डेरिवेशन सीखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में डेरिवेशंस आते हैं। ट्रिक के थ्रू तो आप जैसे एमएससी एंट्रेंस के जो एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हो कि फटाफट क्वेश्चन करना हो तो, लेकिन यहाँ पे अपने पास में पूरा प्रॉपर वे में लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर मैं लॉजिकली ध्यान रखने के तरीके बता दूंगा कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ कि ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, फिर मैं एक रिलेशन कैलकुलेट करता हूँ, फिर हम लोग बाकी के भी करेंगे। हाँ टाइम है अपने पास में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है, तो हम लोग एक रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब समझना बात को, पैटर्न देखना, पैटर्न सबका एक तरीके का ही रहेगा, पैटर्न समझ लेना। फर्स्ट रिलेशन प्रथम संबंध। देखो हम लोगों को एक चीज तो पहले से मालूम है, व्हाट, कि हम लोगों के पास में u, f, h और g,
इससे हम लोग चौथे नंबर का कर लेंगे, इससे तीसरे नंबर का कर लेंगे, इससे दूसरे नंबर का कर लेंगे, इससे फर्स्ट नंबर का रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। रिलेशन में ऐसे कोई ये नहीं है कि पहला यही है दूसरा यही है, कोई ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। किसी को भी पहला बोल सकते हो, लेकिन मैं जिस तरीके से सिखा रहा हूँ मैं पहले इससे कैलकुलेट करूंगा पहला, तो लॉजिकली भी थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। तो हम लोग यू की हेल्प से करते हैं, ठीक है, तो मतलब इनका तो कोई काम पड़ेगा नहीं, यू की हेल्प से करते हैं। चलो ठीक है, तो यू की हेल्प से करें तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग एक बात जानते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, मतलब मैं वो इक्वेशंस काम में लूंगा जिनमें यू काम में आ रहा है। वो कैसे काम में आ रहा है अभी समझना। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, इनको तो मैं हटा देता हूं अभी। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है फर्स्ट लॉ, वो ये बोलता है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये बात सबको समझ आती है। इसी को दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू, और डी डब्ल्यू को लिखते हैं पी डी वी, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, करेक्ट है। अब देखो एक तो ये हो गया इक्वेशन। दूसरी चीज, ऊष्मागति का जो दूसरा नियम है, वैसे मैंने दूसरे नियम का स्टेटमेंट लिखवाया नहीं, मैं लिखवाऊंगा, लेकिन उसका इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से बाय सेकेंड लॉ ऑफ टीडी, सेकेंड लॉ जो होता है उससे जो इक्वेशन मिलता है वो ये होता है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी। ये इक्वेशन हमने आई थिंक एंट्रोपी में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड इक्वेशन ऐसा होता है, पहले आपने कभी ये देखा होगा। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकल के आता है। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, ये वगैरह वगैरह हम बाद में बात करूंगा। अभी पहले समझ लो इस चीज को, यूज कर रहे हैं उस चीज को। डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी होता है, तो यहां से जो डी क्यू होता है, डी क्यू क्या होता है, टी डी एस। डी क्यू क्या हो गया, टी डी एस, डी क्यू हो गया टी डी एस। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो मैं यहाँ पे टी डी एस रखूंगा, तो बाई 1 एंड 2 से, बाई 1 एंड 2 ये है टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। मुझे डी यू को एक तरफ रख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी। ये जो इक्वेशन आया है ना, ये इक्वेशन ही है सब कुछ। ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट मैक्सवेल इक्वेशन, या मैक्सवेल रिलेशन नहीं है अपना ये, बट जो सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं वो इसकी हेल्प से कैलकुलेट करने वाले हैं। ये बात समझ लेना। क्या किया है, मैं लॉजिकली समझाता हूं इसको। मुझे करना क्या था, मुझे u की हेल्प से कैलकुलेट करना था, और मुझे चाहिए था du। क्या करना, du। जैसे पहले इक्वेशन के लिए du चाहिए, दूसरे के लिए dh करेंगे, तीसरे के लिए df करेंगे, फिर dg करेंगे, ऐसा है ना। तो मुझे du चाहिए था, तो du मेरे पास में कहां पे आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया मैंने, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये dq भी आता है, बट मुझे dq नहीं चाहिए, मुझे तो टेम्परेचर एंट्रोपी कुछ ऐसा चाहिए। तो dq को मैं टेम्परेचर और एंट्रोपी की टर्म्स में ले आया। तो टेम्परेचर एंट्रोपी क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे रिलेशन तो pvt और s के बीच में चाहिए ना, तो मैं dq का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो dq को t और ds के टर्म में यहाँ पे रखा, और ये ऐसा आ गया। यहाँ पे पॉज करना और इसको शिद्दत से छाप लो एक बार। अब आगे सुनो, ये जो du है, ये tds माइनस pdv आपको ये मिल गया। अब ये कैसे, इसकी हेल्प से हम लोग वो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब तो 2 स्टेप का बचा है, लेकिन लॉजिक समझना किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। u जो है, u कैसा है, पॉइंट फंक्शन।
बिंदु फलन है या अवस्था फलन है, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को फॉलो करेगा, यथार्थ अवकलनीयता को मानेगा ये। और कोई भी यथार्थ अवकलनीयता को मानता है तो क्या होता है, क्या होता है, सिंस u यथार्थ अवकलन यथार्थ अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है, u इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, u कैसा है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, तो क्या होगा, अतः तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं उनके लिए भी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज देखी कि उनके लिए जो df होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं mx dx प्लस ny dy, ऐसे लिखा था ना हमने, अरे ऐसे लिखा था, अरे एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए ऐसा रूल फॉलो होता है। और इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से होगा कि ये जो mx है इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, पहले x के रिस्पेक्ट में तो हो चुका, अब y के रिस्पेक्ट में करो x को कांस्टेंट लेते हुए, और dny का x के रिस्पेक्ट में करो y को कांस्टेंट लेते हुए, ये दोनों चीजें बराबर होंगी, ठीक है। अब देखो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल रूल को फॉलो करता है u, तो ये चीज u के लिए भी अप्लाई होगी। तो इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन नंबर कितना आया, पहले इक्वेशन नंबर हो गया 2, इसको मैं बोल रहा हूँ 3, और ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन है 4 बोल लो इसको। तो देखो ये इक्वेशन इस इक्वेशन से तुलना करो, कंपेयर करो, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर f क्या है, यथार्थ अवकलनीय फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल फंक्शन, यहाँ पर u है, तो यहाँ पर u की जगह f की जगह कौन है, u, इस कंपैरिजन करो, तुलना करो, सिंपल सी, f की जगह कौन है, u, x की जगह कौन है, s, y की जगह कौन है, v, mx की जगह कौन है, t, ny की जगह कौन है, माइनस p मान लो इसको, क्योंकि प्लस है तो माइनस p हो गया। इतनी बात समझ आई, तो समझ आई तो लिख लो ना। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपैरिजन कर रहा हूं, देखो समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना करने पे, समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना कर रहा हूं, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर इस एक चीज को, इस एक रिलेशन को ढंग से देख लो। 3 और 4 का कंपैरिजन कर रहा हूं, 3 और 4 का कंपैरिजन कर रहा हूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। कंपैरिजन से देखो f जो है, f की जगह पे कौन है, u है, 1 सेकेंड, हेलो, हाँ नहीं, 5 मिनट बाद में कॉल करता हूँ, 1 सेकेंड, हाँ जी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का जो रूल है वो ये। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो देखो f कौन है, u है, दूसरी चीज s कौन है, x वेरिएबल कौन है, s है, x वेरिएबल कौन है, s है, y वेरिएबल कौन है, कंपेयर करो, y वेरिएबल की जगह कौन है, v है वेरिएबल सेकेंड, और देखो तीसरी चीज mx जो है वो t है, mx जो है वो कौन है, t है, दूसरी चीज ny जो है वो है माइनस p, ये क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना तो माइनस p आ गया, पूरा आ जाएगा, ny कौन है, माइनस p, ये चीज समझ आई। अब 2 मिनट का काम बचा है, लेकिन अपना टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है इस लेक्चर का, तो मैं ये चीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। इस एक रिलेशन को अच्छे से समझ लो, बाकी के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है।